इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। देखो, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत वर्णन है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये संसदात्मक है, संसदात्मक प्रणाली है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, जो लेजिस्लेचर है उनको एग्जीक्यूटिव पर उनका नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका है। क्या है? ये एकल कार्यपालिका है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा है। ये क्या है? हम न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है इसमें। भारत एक संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से ये होता है निर्धारित। केंद्र और राज्य की भी जो शक्तियां हैं उनके बेसिस पे होता है कि ये एक परिसंघीय है। आगे है हमारा भारतीय संविधान के मूल्य क्या हैं? स्वतंत्रता का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारे पास पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, संप्रभुता है, भ्रांतीय है और समानता है। फिर नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। फिर सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? ये कोलकाता अधिवेशन वर्ष 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। फिर राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम का गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड है। कितना? 52 सेकंड है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग कहा है, लॉयर्स पैराडाइज कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? ये केसी वेयर का है। किसका है? केसी वेयर का है। ये भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? केसी वेयर ने कहा था। किसने कहा था? केसी वेयर ने कहा था। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान इसका कारण है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका? आइवर जेनिंग्स का है। किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है किससे? आयरिश संविधान और अमेरिकी संविधान से है दार्शनिक हिस्सा। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। ये कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। आगे है भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। किसकी? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये राष्ट्रपति, जैसे कि यूएसए में है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। कितने? 15 वर्ष के लिए। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेशनल एनिमल कौन सा? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल है।
भारत का राष्ट्र पक्षी नेशनल बर्ड मोर है। भारत के राष्ट्र ध्वज नेशनल इंडियन नेशनल फ्लैग के चक्र में कितनी तिलियां हैं, स्पोक्स हैं, 24 हैं। एस.आर. बोमाई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। क्या है? परिसंघात्मक संविधान है। सातवीं अनुसूची के प्रमुख विषय, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल। देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का है। किसका है? समवर्ती सूची का, कंकरेंट लिस्ट का है। ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। किसमें है? समवर्ती सूची में सम्मिलित है ये। फिर शिक्षा किस सूची का विषय? ये भी कंकरेंट समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन क्या किया गया, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में इसे स्थानांतरित किया गया है। फिर है भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? ये राज्य सूची के अंतर्गत है। भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का है, कंकरेंट लिस्ट का है। कृषि भारतीय संविधान की सूची से संबंधित है, राज्य सूची। कृषि राज्य सूची में शामिल है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है पंचायती राज। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया, ठीक है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? सूची 3rd समवर्ती सूची में है ये सब सारे। अब है तीनों सूची से संबंधित प्रमुख विषय। देखो, संघ सूची यूनियन लिस्ट में क्या क्या है? इसमें प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले, नागरिकता है, संचार, डाक व तार। और इसका कहने का मतलब क्या है? यूनियन लिस्ट का क्या कहने का मतलब है कि भाई इसमें जो भी लिस्ट दिए हुए हैं वो उसमें कानून कौन बना सकते हैं? उसमें केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है। किसके द्वारा बनाया जाएगा कानून? पार्लियामेंट के द्वारा संघ सूची में कानून बनाया जाएगा। और स्टेट लिस्ट में ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया जाएगा। और समवर्ती कंकरेंट लिस्ट में दोनों के द्वारा बनाया जाएगा। दोनों का ही इसमें अधिकार है। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन आएंगे? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार। निगम कर, सेवा कर आएंगे। युद्ध और शांति आएंगे। सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क आएंगे। बीमा है, प्रत्यार्पण है, शेयर बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार है। रेलवे है, मुद्रा, रिजर्व बैंक, ये सब है। समुद्री व हवाई मार्ग है। विदेशी ऋण या विदेशी व्यापार है। लॉटरी है, इसमें आयकर कृषि से भिन्न है। जनगणना है, डाकघर, बचत बैंक है और स्टॉक एक्सचेंज है इसमें। फिर स्टेट लिस्ट में कौन कौन आएंगे? लोक व्यवस्था है, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित आएंगे। कारागार आएंगे इसमें। भूमि, फिर स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा आएंगे, लोक स्वास्थ्य आएंगे, बाजार एवं मेले आएंगे इसमें। सट्टा, बेटिंग एंड जुआ गैम्बलिंग आएंगे इसमें। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन और सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर। आगे है पथकर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स है और विलासिता की वस्तुओं पर कर है ये। आगे हमारा कंकरेंट लिस्ट, इसमें कौन कौन से आएंगे? दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, फिर विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ आएंगे इसमें। खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण आएगा इसमें। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन है। न्याय प्रशासन है। संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण है। विद्युत है, बाट माप है, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण है।
समाचार पत्र है, पुस्तिकाएं हैं और मुद्रणालय है। स्वच्छता वो औषधालय है इसमें। औद्योगिक विवाद है, उत्तराधिकार है, विधि वृत्ति चिकित्सा वृत्तियाँ, ये सारी चीज़ें हैं। कीमत नियंत्रण है, जन्म मरण पंजीकरण है, कंकरेंट लिस्ट में ये सारे आते हैं। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 100 है, याद रखना। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। अब हम उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे, प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। देखो उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या अधिकार देंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा क्या करेंगे? उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कितना है? 26 नवंबर 1949, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ये 13 दिसंबर 1946 में किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 में किया गया था। हमने देखा था 9 दिसंबर में पहली बार बैठक हुई थी उसमें, फिर उसके 9 दिसंबर को क्या होता है? सच्चिदानंद सिन्हा को वो अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। फिर 11 दिसंबर को क्या होता है? ये को क्या नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया जाता है? उनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और 13 दिसंबर को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव ये प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ये संविधान की प्रस्तावना है। कौन है? संविधान की प्रस्तावना है। आगे हमारा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। जो यह प्रस्तावना में क्या है? भारत को कैसा देश में शामिल किया गया? एक प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये केशवानंद भारतीवाद 1973 वाले केस में कहा गया है। हम जानते हैं जैसे कि क्या है ना, ये मूल ढांचे का उल्लंघन, बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होना है। ये क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे क्या है? देखो, एक घर है, घर में हम क्या करते हैं? एक घर है, घर में चारों तरफ से दीवार देते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, हम अलग अलग कहीं ड्राइंग रूम बनाते हैं, किचन बनाते हैं, फिर बेडरूम बनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? ये सब के दीवार को हम इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, इधर उधर हटा सकते हैं। लेकिन जो 4 दीवार हैं, घर के जो बेसिक 4 दीवार हैं, उनको हम नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना। मूल ढांचे का हम भले संविधान को हम चेंज करें, 368 के द्वारा हम संविधान को चेंज करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? उनके जो मूल ढांचे हैं वो उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और ये जो मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर, ये किसके द्वारा डिसाइड किए जाएंगे? ये टाइम टू टाइम और केस टू केस ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। आगे संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री ठाकुर, देखो उद्देशिका ये पूछा जाता है, देखो किसने क्या क्या बोला है। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा है, ठीक है। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है तथा N.A. पालकीवाला ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा, आइडेंटिटी कार्ड कहा है संविधान का। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये याद रखना है। के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री बोला है, ठाकुर दास भार्गव ने इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। और N.A. पालकीवाला ने इसे क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है, आइडेंटिटी कार्ड कहा है। अनुच्छेद 32 क्या है ये?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है, इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। इनके द्वारा क्या कहा गया है, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सही क्रम क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी। देखो लाइन बाय लाइन याद रखना है। देखो प्रभुत्व संपन्न पहले आ रहा है ना, एक मिनट, देखो प्रभुत्व संपन्न पहले आया, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि लाइन बाय लाइन याद रखना है हमें। समाजवादी पहले नहीं आएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से पहले नहीं आएगा, तो ये पूरे लाइन बाय लाइन हमें याद रखने होंगे। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ ये है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है। देखो सामाजिक यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, सामाजिक हम ढूंढते हैं, सामाजिक ये हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक न्याय, तो ये जो सारे हैं ये किससे संबंधित है, 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित, ये 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है, याद रखना है। फिर उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, ये किसमें है, एस.आर. बोमाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला गया है। एस.आर. बोमाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला गया है। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया है, ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को कब, 22 जनवरी 1947 को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम लोग, यानी कि क्या है इसमें, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से ये प्रस्तावना आरंभ होती है, इसीलिए क्या है, लौकिक सार्वभौमिकता है। लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर शब्द किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ये कहाँ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, लोक कल्याण की बात कही गई है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं ये भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है, यानी कि ब्रदरहुड। क्या भ्रातृत्व का मतलब क्या है, ब्रदरहुड, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ ये रहा, कितने प्रकार के न्याय, समानता, ये भ्रातृत्व, 3, 5, 2, 1, इसको काउंट करते हैं हम। देखो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कहाँ है हमारा न्याय वर्ड, देखो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी कि 3 तरह की न्याय की बात, कितना लिखा हुआ है, न्याय सामाजिक से मिलना चाहिए, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए हमें, ठीक है। 3 तरह के इसमें है ना, कितने, 3 हैं, इसमें लिखने में बड़ा तकलीफ होता है। फिर आगे हमारा स्वतंत्रता कितने स्वतंत्रता है, 5 है। कौन कौन से है, देखो एक है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने हुए, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना, 5 तरह का। कितना है, 5 तरह का। तो सोचो कितना डिटेल पूछा जाता है, हमें ये सब भी वर्ड यूज, मतलब कितने स्वतंत्रता के कितने वर्ड हैं वो भी हमें याद रखने होंगे। फिर है समानता, देखो समानता कहाँ है हमारा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है। देखो 2 तरह का, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि इसमें 2 तरह की बात कही गई है। और आगे भ्रातृत्व, इसमें क्या है, उसका कितना उसी क्रम में उल्लेखित है, 1 कौन सा है, तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए 1 ये है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है, कौन कौन सी है, प्रतिष्ठा, देखो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हमने देखा यहाँ पे, इस वाले में देखा, यहाँ पे देखा प्रतिष्ठा और अवसर है। उसका एक प्रकार का भ्रातृत्व, ये बंधुता, देखो यहाँ पे बंधुता है, एक प्रकार का भ्रातृत्व, बंधुता। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, कौन कौन सी है 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना। एक एक वर्ड याद रखने हैं।
फिर है 3 प्रकार की न्याय, कौन कौन सी न्याय हमें मिलनी चाहिए? सामाजिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यानी कि हम सामाजिक न्याय भी हमें मिलना चाहिए कि समाज में जैसे कि छुआछूत ये सब नहीं होना चाहिए। आर्थिक यानी कि पैसे हम कमा सकते हैं, इकोनॉमिकली मतलब हम कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और राजनीतिक हम चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये सब उल्लेख किया गया है। आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है ये सारे। आगे हमारा है समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए? 42वें संशोधन द्वारा ये शामिल किए गए। देखो सोशलिस्ट और सेक्युलर याद रखो, और इंटीग्रिटी, ये जो वर्ड हैं कहाँ कहाँ हैं देखते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट, समाजवादी, ये रहा 2 वर्ड, यहीं पे 2 वर्ड कहाँ गया? ये रहा, देखो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये 2 वर्ड हैं, इसको ऐड किया गया है। और हमारा है अखंडता, अखंडता कहाँ पे है? ये रहा अखंडता। तो ये तीनों वर्ड, ये इधर से सामाजिक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों वर्ड हमें कब जुड़े हैं? ये 42वां संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम ये जुड़ा था। आगे प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? यह 1960 वाले में बोला था, लेकिन बाद में बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, बोला जाता है बाद में। देखो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये सॉरी यार, एक मिनट, हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में व्यक्त किया था? ये बेरूबारी बनाम संघ मामले में वर्ष 1960 का केस है, इसमें बोला था कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। देखो जो हमारे संविधान सभा के जो मेंबर रहते हैं, कौन? सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्या बोलते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है ना, ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है, बोलते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। देखो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में कौन? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है, इनके द्वारा मूल आत्मा कहा गया है। आगे है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 का क्लोज 3 भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। जो अनुच्छेद 1 है उनके अनुसार कौन कौन से शामिल होंगे? देखो राज्य के राज्य क्षेत्र तो होंगे, संघ राज्य क्षेत्र होंगे, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे फ्यूचर में वो भी शामिल होंगे इसमें अनुच्छेद 1 के क्लोज 3 में। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को है। इसीलिए हम सब जानते हैं सिक्किम को संसद पार्लियामेंट के द्वारा हमारे देश में शामिल किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, भारत क्या? राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। राज्य के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? देखो किसी सीमा क्षेत्र में वृद्धि करना है, कमी करना है, नाम परिवर्तन करना है, तो ये जैसे कि अभी केरलम हो गया, तो विधेयक पर किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है इसमें। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित है। कितनी? 20 सीटें हैं। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 में हुआ है। 31 अक्टूबर 2019 में हुआ है, याद रखना ये टाइम। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो किसके पास पावर था? वो संसद के पास, पार्लियामेंट के पास पावर था।
राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये टाइम याद रखना, वर्ष 1953 में, 1953 में किया गया है। भाषाई आधार लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? भाषाई आधार पर ये आंध्र प्रदेश को गठन किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? ये 14 राज्य व 6 संघ राज्य बनाए थे, इनके द्वारा बनाया गया था स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा। 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य? 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य थे, यूटी थे, ठीक है। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में, यानी कि जब इमरजेंसी का टाइम पीरियड था तब क्या किया गया? 36वें संविधान संशोधन लाया जाता है और जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम को भारत में पूरी तरह से शामिल किया जाता है। आगे, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ये केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, यूटी का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर यह पूछा जाता है, मिलान करने में आता है ये। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह से शामिल किया के आधार पर, तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा, क्योंकि बीच में है और वो चाह रहा है पाकिस्तान से मिलने के लिए, ऐसा थोड़ी होगा, तो उसको सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है, बाद में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना व काबिलाइयों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विलय पत्र, इसके द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन ये साइन किया गया और करके कश्मीर को भारत में शामिल किया गया। देखो, संघ व उसके राज्य से संबंधित अनुच्छेद। देखो, इसमें विषय वस्तु फर्स्ट में अनुच्छेद में संघ और क्षेत्र के नाम है, फिर 2 में नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना संसद का अधिकार है इसमें, जैसे कि सिक्किम को इसके द्वारा भारत में शामिल किया गया है। फिर ये अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, जैसे कि इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, वो किस अनुच्छेद से हुआ? अनुच्छेद 3 के द्वारा अलग हुआ है। फिर अनुच्छेद 4 में क्या? अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तो चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक, अनुवर्ती, कंसिक्वेंशियल मामलों में संशोधन किया जा सके, ये है। क्या है अनुच्छेद 4? एक बार देखते हैं, समझते हैं। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। जिसका अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है, ये है। पहले के विशेष राज्यों का दर्जा। देखो, नागालैंड को 1963 में राज्य का दर्जा मिला है, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय है 1972 में, फिर सिक्किम है 1975 हमने देखा, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। ये जो सीक्वेंस है इसको ये आता है क्वेश्चन। फिर त्रिपुरा 1972 में, मणिपुर 1972 में, मिजोरम 1987 में, गोवा वाला पूछा गया है और ये सब भी पूछा गया है, हरियाणा 1966 में। अब है परिषद का नाम, मुख्यालय, सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है, उत्तरी वाले का। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ है इसमें। फिर केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज है इसका ये। इसमें कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा और सिक्किम है इसमें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। फिर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद ये मुंबई इसका मुख्यालय है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली तथा दमन एंड दीव ये सब है। अब दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन? चेन्नई मुख्यालय है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी और तेलंगाना है ये। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। कब? 1953 में किया गया था ये।
आगे हमारा है भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखो, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, भाषा है इसकी हिंदी। मध्य प्रदेश भोपाल है, हिंदी भाषा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मराठी भाषा बोलते हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश लखनऊ, हिंदी और उर्दू। गुजरात है गांधीनगर, गुजराती बोला जाता है। कर्नाटक बेंगलुरु, कन्नड़ बोला जाता है। और अब देखिए राजस्थान में कितने जिले हैं, 41 है। मध्य प्रदेश में 55 है। क्षेत्रफल है 3,42,239 है राजस्थान का। और भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 10.41% है। फिर आगे हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जिलों की संख्या है 55 है और क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है और 9.37 ये भारत के कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज है। महाराष्ट्र 36 जिले हैं इसमें और ये 3,07,713 इसका क्षेत्रफल है और इसके भारत की कुल क्षेत्रफल का 9.36% है। उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं इसमें, सबसे ज़्यादा जिले इसी में हैं। इसमें क्षेत्रफल कितना है, 2,43,286 है और इसके भारत के कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज कितना है, 7.18% है। गुजरात है गांधीनगर, गुजरात, इसमें जिले कितने हैं, 34 जिले हैं और क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है और जो परसेंटेज है 5.96% है इसका। फिर है कर्नाटक बेंगलुरु, कन्नड़ भाषा बोली जाती है और जिलों की संख्या कितनी है, 31 है और क्षेत्रफल कितना है, 1,91,791 है और भारत की कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज कितना है, 5.83% है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, तेलुगु बोली जाती है भाषा और जिलों की संख्या कितनी है, 26 है और कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैली है, 1,60,205 वर्ग किलोमीटर में और परसेंटेज में कितना है, 4.87% है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़िया भाषा बोली जाती है। जिलों की संख्या है 30, इसका वर्ग किलोमीटर में फैला है 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये परसेंटेज में 4.73% है। छत्तीसगढ़ रायपुर, हिंदी भाषा बोली जाती है, 33 इसमें जिलों की संख्या है। क्षेत्रफल है 1,35,191 है क्षेत्रफल और भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। तमिलनाडु, चेन्नई इसकी कैपिटल है, भाषा बोली जाती है तमिल, जिलों की संख्या 38 और क्षेत्रफल है 1,30,058 है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.95 है। बिहार, पटना इसकी राजधानी है, भाषा इसकी हिंदी है, जिलों की संख्या 38 है और क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है और परसेंटेज में है 2.86% है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये कोलकाता इसकी राजधानी है, भाषा बांग्ला बोली जाती है, जिलों की संख्या 23 है और इसकी क्षेत्रफल कितने किलोमीटर में फैली है, 88,752 किलोमीटर में फैली है और परसेंटेज में कितनी है, 2.69% है ये पश्चिम बंगाल। फिर अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है यहाँ पे, जिलों की संख्या 26 है और इसमें क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर 83,743 इसके वर्ग किलोमीटर में ये फैली है और इसकी जो परसेंटेज है 2.54% है। झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है, हिंदी बोली जाती है, जिलों की संख्या 24 है और ये वर्ग किलोमीटर कितने में है, 79,714 वर्ग किलोमीटर में है, 2.42% है भारत का। असम दिसपुर है, असमिया बोली जाती है भाषा और जिलों की देखो जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे बड़ा तो अरुणाचल प्रदेश है, असम से भी बड़ा अरुणाचल प्रदेश है। इसमें जो जिलों की संख्या है 35 है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 78,438 है और परसेंटेज में है कितनी क्षेत्रफल, 2.38% है। हिमाचल प्रदेश, शिमला धर्मशाला, या शिमला या धर्मशाला हिंदी भाषा बोली जाती है, 12 जिले हैं, वर्ग किलोमीटर कितने में फैला है, 55,673 में और परसेंटेज में 1.69% है। उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे, ये देहरादून इसकी कैपिटल, गैरसैंण भी इसकी कैपिटल, मतलब दोनों साइड देखे होंगे। हिंदी संस्कृत भाषा है, 13 जिले हैं, कितने वर्ग किलोमीटर में फैली है, 55,483 वर्ग किलोमीटर में
और जो परसेंटेज है 1.62% है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाबी भाषा बोली जाती है। इसमें 23 ज़िले हैं और कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हैं? ये 50,362 वर्ग किलोमीटर में है और परसेंटेज में 1.53% है। हरियाणा चंडीगढ़ राजधानी है। हिंदी भाषा बोली जाती है। 22 इसमें क्या है? 22 ज़िले हैं। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 44,212 में और परसेंटेज है 1.34 है। केरलम त्रिवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। मलयालम भाषा बोली जाती है। 14 इसमें ज़िले हैं और कितने वर्ग किलोमीटर में है? 38,863 वर्ग किलोमीटर में है और 1.18% इसका क्षेत्रफल है। मेघालय शिलोंग इसकी कैपिटल है। गारो इसकी भाषा है। 12 ज़िले में है। ये 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला है और परसेंटेज में 0.68 है। मणिपुर इम्फाल कैपिटल है। मणिपुरी भाषा बोली जाती है। 16 ज़िले हैं। कितने वर्ग किलोमीटर में फैली है? 22,327 वर्ग किलोमीटर में और इसकी परसेंटेज में 0.67 है। मिजोरम ये अच्छा 1 मिनट, असम का 2.38 है। अरुणाचल प्रदेश है 2.5। हाँ सही है। आगे हमारा है मिजोरम आइजोल है। मिजो इसकी भाषा है। 11 इसके ज़िले हैं। 21,081 इसका वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 0.64% है। नागालैंड कोहिमा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। 17 इसमें ज़िले हैं। 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 0.50 ये परसेंटेज में है। फिर त्रिपुरा अगरतला इसकी कैपिटल है। बांग्ला भाषा बोली जाती है। 8 ज़िले हैं। इसमें 10,491 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है और इसकी जो परसेंटेज है 0.31% है। सिक्किम गैंगटॉक नेपाली भाषा बोली जाती है। 6 इसके ज़िले हैं। 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 0.21% में है। गोवा पणजी सबसे छोटा तो गोवा ही है। पणजी राजधानी है। कोंकणी भाषा बोली जाती है। 2 ही ज़िले हैं इसके। 3,702 इसकी वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 0.11 ये परसेंटेज में है। तेलंगाना हैदराबाद तेलुगु उर्दू बोली जाती है। 33 इसमें ज़िले हैं। 1,12,070 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 3.40 इसकी परसेंटेज में है क्षेत्रफल। अब है केंद्र शासित प्रदेश। राजधानी, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल। अंडमान एंड निकोबार श्री विजयपुरम नेम चेंज हुआ है। पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम हो गया। जिलों की संख्या इसमें 3 है। क्षेत्रफल है 8,249 है। कितना है? 8,249 है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी। जिलों की संख्या 1 है। क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। बहुत कम है यार। 114 वर्ग किलोमीटर है। दादरा व नगर हवेली तथा दमन एंड दीव। दमन इसके 3 जिले की संख्या 603 में ये फैला हुआ है। न्यू दिल्ली जिलों की संख्या 11 है। कितने क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लक्षद्वीप है। कवरत्ती इसकी राजधानी है। जिलों की संख्या 1 है। कितने क्षेत्रफल में फैली है? ये 32 मात्र 32। सबसे छोटा तो मुझे लक्षद्वीप ही लग रहा है। फिर पुदुचेरी कैपिटल है। जिलों की संख्या 4 है। 492 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर है। 20 जिले हैं। 54,624 इसके वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। सबसे बड़ा ये जम्मू कश्मीर ही है। लद्दाख है सबसे बड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे पार्ट को अब इंक्लूड किया गया है लद्दाख में। लद्दाख लेह जिलों की संख्या 7 है। 1,68,055 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात 45,652 वर्ग किलोमीटर में तथा सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर में है। यह और माहे कहाँ है? केरल में है, लेकिन पुदुचेरी का ये है। अब नेक्स्ट हम
दूसरे वीडियो में करेंगे नागरिकता के बारे में।